बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12th एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 कनेक्टेड टू फॉर्म अ मैश। मैश क्या चीज़ होती है, किसको कह रहे हैं हम? मैश कह रहे हैं हम एक नेटवर्क को। ठीक है, किसके नेटवर्क को? रेजिस्टेंसेस के। जैसे यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये R1, R2, R3, R4, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, ये कनेक्टेड हैं और इसको दे आर फॉर्मिंग अ मैश शेयर। ठीक है, अच्छा जी, ये हैं R1, R2, R3, R4। तो अब हम ये देख रहे हैं इसमें कि ये मैश बनाने वाला ये जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज कहा है क्योंकि ये रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहा है। और ये एक्चुअली किसके नाम पर है? साइंटिस्ट व्हीटस्टोन के नाम पर है, जिन्होंने ये बनाया ब्रिज और फिर इसको पॉपुलराइज भी किया। ठीक है, और इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग द 2 लेग्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट। अब ये क्या काम करता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस अगर है तो उसको मालूम करने के काम आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और कैसे मालूम करता है? द थ्योरी बिहाइंड दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ द बैलेंसिंग द 2 लेग्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट। नाउ व्हाट इज़ दिस 2 लेग्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट? ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे हम बैलेंसिंग को मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले ये बताती हूँ कि 2 लेग्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट कैसे बनता है। ये देखें, मैंने नीचे सर्किट बनाया है और इसमें यू सी के ये इस तरह का नेटवर्क है रेजिस्टेंसेस का, जो कि बीच में अगर हम इसके पॉइंट्स को जहाँ से कनेक्टेड हैं उनको नेम कर दें ABCD। ठीक है, बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट। फिर हम ये सेल से कनेक्ट कर दें सर्किट को, इस तरह के A और C टर्मिनल्स जो हैं उनको कनेक्ट करें सेल की दोनों तरफ की पोलैरिटीज़ से। तो व्हाट विल हैपन जब ये की क्लोज होगी तो करंट यानी कि कन्वेंशनल करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये देखिए करंट जा रहा है। अब A पॉइंट पे पहुंच के इस करंट ने क्या होना है? इसने डिवाइड होना है I1 और I2 में, बिकॉज इट इज़ गेटिंग 2 ब्रांचेस टू फ्लो इनटू। तो यहाँ से ये I1 और करंट जो है यहाँ पहुँचा B पॉइंट पे। अब B पॉइंट पे अगेन इट हैज़ 2 पाथ्स टू फॉलो, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हुआ और यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो करंट गया D पे जब पहुँचा तो यहाँ इस करंट I2 के पास भी 2 पाथ्स हैं, एक इधर जाने का गैल्वेनोमीटर की तरफ और एक इधर जाने का। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पर आया ये करंट तो यहाँ ये दोनों ब्रांचेस से जॉइन होके फाइनली द करंट इज़ कमिंग आउट बाय गेटिंग एडेड अप, और ये आई करंट जो है इट कम्स टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द या लोअर पोटेंशियल ऑफ द सेल, और इस तरह से ये करंट कंटिन्यूज टू फ्लो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें ये तो है, अगर हमने बैलेंसिंग कंडीशन नहीं लगाई है तो इस कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट में इस यू कैन से कि इस मैश में करंट फ्लोज कॉम्प्लिकेटली। ठीक है, इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे वी शुड से। तो इसमें हम ये करते हैं कि अगर हम ये गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है इसको हम डिस्कनेक्ट कर दें कह लें, या हम ऐसा करें कि हम करंट थ्रू दिस ब्रांच जो है उसको ज़ीरो कंसिडर कर लें, यानी कि इफ़ बैलेंस, जिसको हम बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं, वो क्या है? इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो कोई करंट अगर इसके थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, वो कौन सी कंडीशन होगी? वो कंडीशन ये होगी कि अगर पॉइंट B और पॉइंट D जो हैं दे आर एट द सेम पोटेंशियल। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अब अगर हम इसमें पोटेंशियल सेम रख दें दोनों पॉइंट्स के तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और जो यहाँ से करंट आ रहा था ये पॉइंट A से I1 में, इट विल नॉट गो थ्रू दिस पाथ, इंस्टेड इट विल कंटिन्यू टू मूव टू द अदर ब्रांच। ठीक है, इसी तरह ये I2 जो यहाँ तक पहुँचा था D में, अब वो इधर नहीं जाएगा और वो सीधा I2 इस रेजिस्टर के थ्रू गुजरेगा, और यहाँ से एट पॉइंट C ये दोनों I1 और I2 जो हैं ज्वाइन होकर इधर आ जाएंगे। नाउ वी सी दैट कि ये जो सर्किट जिसको हमने पहले बगैर बैलेंसिंग कंडीशन के यूज़ किया था, एंड इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट,
वो अब थोड़ा सा इजी हो गया है और वी कैन से कि सिंप्लीफाई हो गया है। और ये आई करंट जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड होके इस ब्रांच से सीधा इधर जा रहा है और यहाँ जो डिवाइड होके आया I2 करंट वो सीधा इस ब्रांच में जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या बन गए, 2 लेग्स बन गए इस ब्रिज सर्किट के। एक लेग ये बना ABC और दूसरा लेग बना ADC, ठीक है। तो करंट यहाँ A पॉइंट पे से चला, यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो हम कहेंगे कि R1 और R2 जब करंट यहाँ से यहाँ डायरेक्टली फ़्लो कर रहा है तो ये हम कहेंगे कि R1 और R2 आर इन सीरीज़, और इधर से हम कहेंगे कि R3 एंड R4 आर इन सीरीज़, ठीक है। जबकि R1 R2 जो हैं वो और R3 R4 आपस में दे आर इन पैरेलल कनेक्टेड, ठीक है। ये देखें, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है करंट, इसका मतलब कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच जो है ये आपस में पैरेलल में है। तो द सर्किट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड फ्रॉम दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट टू दिस वन। अब ये सर्किट हमने इसलिए बनाया इस बैलेंसिंग कंडीशन, दिस सर्किट इज़ नाउ विद द बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। तो हम इस बैलेंसिंग कंडीशन को अब यूज़ करेंगे एंड वी विल फाइंड अ फार्मूला विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द अननोन रेजिस्टेंस बाय दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। जी, अब हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं। वी सी दैट कि यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, हमने इसमें किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाना है और उसके लिए हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने लूप्स डिसाइड करनी है। पहले ही हम ये लूप ले लेते हैं ए बी डी, जिसको लूप 1 कह देंगे, फिर हम लेंगे BCD जिसको हम लूप 2 कहेंगे, और फिर हम ये ADCA लूप ले लेंगे जिसको हम लूप 3 कहेंगे, ठीक है। अब इनमें से हम हर लूप की इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज रूल, और उससे पहले हम हर लूप में करंट सपोज़ करेंगे। सपोज़ लूप 1 है तो इसमें हम सपोज़ करेंगे कि इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 है तो इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 3 है तो इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है। अब लूप 1 में हमने सपोज़ एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ़्लो ले लिया। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन और टू बी फॉर सिंपल कैलकुलेशंस हम I2 और I3 का भी सेम डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ द वे, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो अब ये है कि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। अब हम इसमें हर लूप 1 और लूप 2 के इक्वेशंस लिखते हैं यूजिंग वोल्टेज रूल, और वो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। हमने R1 से स्टार्ट लिया तो I1 के क्रॉस जो R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप यानी V दैट इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। तो अब अक्रॉस R ले रहे हैं तो वो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि R के क्रॉस कभी भी किरचॉफ्स रूल्स में ये कन्वेंशन है कि जब भी आप अक्रॉस R एनर्जी लॉस मेजर करते हैं तो माइनस के साथ करते हैं, ठीक है। तो वो आपने, क्योंकि एनर्जी हमेशा यहाँ पे डिसिपेट हो रही है, तो माइनस ये हो गई, और I1 R1, क्योंकि करंट I1 इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। इसके बाद हम यहाँ से ये करंट चला और ये इट केम टू दिस पॉइंट R3। नाउ यू सी कि अब इस R3 के क्रॉस जो है इट्स नॉट सो सिंपल कि सिर्फ I1 करंट फ्लो कर रहा है और हम इसमें I1 R3 मेजर कर लें कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो I1 R3 है, बिकॉज देर इज़ वन मोर करंट फ्लोइंग फ्रॉम द लूप 3 दैट इज़ I3। यू सी I3 इस तरह जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है अक्रॉस द R3, यानी कि I1 जो है वो नीचे आ रहा है और I3 जो है वो ऊपर जा रहा है। तो I1 एंड I3 आर अपोजिट टू ईच अदर पासिंग थ्रू द रेजिस्टर R3। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ एक नेट करंट फ्लो कर रहा है, और चूँकि आप लूप 1 में हैं तो आप I1 करंट को पहले रखेंगे एंड यू विल राइट द नेट करंट एज I1 माइनस I3 अक्रॉस R3। तो अब फिर हमने ये इसके अक्रॉस माइनस में ही लिखी इक्वेशन, माइनस एंड देन करंट इज़ I1 माइनस R3 मल्टीप्लाइड बाय R3। अब आप इस लूप में यहाँ आ जाइए, ये करंट यहाँ से चला और अब G के क्रॉस आ गया, तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम RG कहेंगे, ठीक है। तो इसके क्रॉस भी फिर कॉम्प्लिकेशन आ गई कि I1 इज़ गोइंग अप वेयर एज देर इज़ अनदर करंट I2 विच इज़ गोइंग डाउन। वी कैन सी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो अगेन सिंस यू आर इन लूप 1, तो जो नेट करंट है उसको हम मेजर करेंगे I1 माइनस I2 से, ठीक है। तो ये आ गया, अगेन दिस इज़ अ रेजिस्टर, तो हमने माइनस साइन लगाया, और I1 माइनस I2 इंटू RG इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 0।
किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। लूप 2 में हम क्या लिखेंगे, इसी तरह चलें, यहाँ से शुरू करते हैं। इट वुड बी -I2R2, ये लिख लिया। फिर यहाँ से करंट यहाँ आया, तो अगेन देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, बट दिस टाइम यू आर इन द लूप 2, तो I2 को हम पहले रखेंगे। तो करंट फ्लोइंग थ्रू गिल्वानोमीटर इज़ I2 - I1, ये मैंने लिखा I2 - I1 मल्टीप्लाइड बाई RG और विद माइनस साइन, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ रजिस्टर। फिर हम यहाँ से चले और यहाँ आए, तो यहाँ फिर कॉम्प्लिकेशन है। I2 और I3 का नेट करंट फ्लो कर रहा है, एंड आई विल कॉल इट एज I2 - I3 हियर विद माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाई R4, ठीक है। दैट इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आप कहेंगे आपने थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लिखी थर्ड लूप की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 2 लूप से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। इन 2 लूप्स इक्वेशंस लिखने के बाद यूजिंग द बैलेंसिंग कंडीशन, दैट इज़ बैलेंसिंग कंडीशन क्या है कि नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द गिल्वानोमीटर। अब उसका मतलब है कि I2 भी नहीं फ़्लो कर रहा और I1 भी नहीं फ़्लो कर रहा, तो दैट मीन्स कि I1, ये देखिए जो नेट करंट इसमें फ़्लो कर रहा था, अगर आप यहाँ थे तो I1 - I2 था, अगर यहाँ है तो I2 - I1 है। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब है कि I1 - I2 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, या I1 इक्वल टू I2, इससे हमें पता चल रहा है। तो अब इन इक्वेशंस में हम I1 इक्वल टू I2 अगर रखें तो लूप 1 क्या बन जाएगा, देखें I1 - I2 इज इक्वल टू 0 है, तो दिस होल टर्म विल बिकम 0, और हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म आ गई माइनस ये वाली टर्म आ गई इज इक्वल टू 0, दिस टर्म हैज़ गॉन। इसी तरह लूप 2 में आइए, इसमें भी I2 - I1 वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, और आपके पास दिस टर्म माइनस दिस टर्म विल बी देयर इन दिस लूप 2, ठीक है ना। ये वाली टर्म I2 - I1 वाली विल बी गॉन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये करेंगे कि अब ये लूप 1 और 2 इक्वेशंस में से जो लूप 2 है, इसमें चूँकि बैलेंसिंग कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, हम I2 की जगह पर I1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप चाहे लूप 1 में I1 की जगह I2 लिख लें, चाहे लूप 2 में I2 की जगह I1 लिख लें। हम यहाँ पर I2 की जगह I1 लिखेंगे लूप 2 में। तो ये मैंने लिखा है राइटिंग I2 इज इक्वल टू I1 इन लूप 2। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया -I1 R2, ये लिखा मैंने -I1 R2, और -I2 की जगह फिर I1 आ गया, ये I1 -I3 R4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इस पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी कि डिवाइडिंग 1/2, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय दिस इक्वेशन, और उससे पहले हम ये करेंगे कि ये जो टर्म है विद माइनस साइन, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये देखें ये इक्वेशन बन गई -I1 R1 इज इक्वल टू I1 - I3 R3, ये मैंने लिखा -I1 R1 इज इक्वल टू I1 - I3 R3 डिवाइडेड बाई, इसको भी इसी फॉर्म में करा कि ये जो सेकंड टर्म है माइनस के साथ इसको दूसरी तरफ ले गए, तो ये पॉजिटिव हो गई, और इसी को हमने डिवाइड कर दिया -I1 R2 इज़ इक्वल टू I1 - I3 R4, ठीक है। अब जब ये डिवाइड हो जाएगा तो वी सी दैट ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, ये I1 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, एंड वी आर लेफ्ट विद R1/R2 is equal to R3/R4. So this is that magic formula which we are getting from this Wheatstone bridge, which would be helping us in finding out any one of the resistors connected here, any one unknown resistance, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको आप लिख के तैयार करें। ये डेफिनेशन है उसकी, ये इसी फॉर्म में आप उसकी बैलेंसिंग कंडीशन लिखें, ये बिल्कुल नोट के फॉर्म में आपके सामने मौजूद है, और ये स्टेप्स हैं, पहले ये स्टेप्स हैं और उसके बाद ये स्टेप्स हैं, और फाइनली दैट इज़ द फार्मूला। और इस पे बेस्ड आपके लेवल पे क्लास 12th में प्रैक्टिकल भी है, एंड दैट इज़ अबाउट द मीटर ब्रिज, जिसमें आप व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि वहाँ पर भी आपको दिस व्हीटस्टोन ब्रिज वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मीटर ब्रिज, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें आप, ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आऊँ, और वो है पोटेंशियोमीटर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़िज़िक्स पेज चैनल का नाम याद रखिएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।